माननीय उपसभापति महोदय, आज हम ग्रामीण विकास मंत्रालय की कार्यकारिणी पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। कागज पर आंकड़े आकर्षक दिखते हैं, लेकिन गांव की धरती पर हकीकत कुछ अलग है और कहानी कुछ अलग बता रही है। बजट 2026-27 में ग्रामीण विकास मंत्रालय को लगभग 1,97,000 करोड़ रुपए दिए गए, जो संशोधित अनुमान से केवल 4% अधिक है। सवाल यह है कि क्या ये 4% की यह वृद्धि उस ग्रामीण भारत को उम्मीदों को पूरा कर पाएगी क्या? जो महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे हमारे हजारों लाखों किसान, उनके संकट वो मिटा देगी क्या? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा उसकी गांव में बसती है। यदि गांव मजबूत नहीं होंगे तो विकास का दावा जो हम करते हैं वो अधूरा है। सरकार कहती है कि उसने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, लेकिन हमें यह देखना होगा कि घोषणा और जमीन पर असर के बीच कितनी दूरी है। घोषणा और जमीन पे जो असर होता है उसमें कितनी दूरी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। इसके अंतर्गत रोजगार, आवास, सड़क, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और भूमि सुधार, ये सब कुछ मूलभूत अधिकार हमारे आते हैं। यदि इन योजनाओं का क्रियान्वयन सुदृढ़ हो तो गांव की तस्वीर बदल सकती है, लेकिन यदि इनका क्रियान्वयन कमजोर हो, तो यदि आवंटन और व्यय में अंतर हो, तो राज्यों के अतिरिक्त बोझ डाला जाए, तो यदि मजदूरों तथा लाभार्थियों को उनका अधिकार समय पर ना मिले, तो बजट का आकार चाहे कितना भी बड़ा हो, उनका प्रभाव बहुत सीमित रहेगा। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ग्रामीण विकास का अर्थ केवल खर्च करना नहीं है, तो ग्रामीण विकास का अर्थ योजनाओं को मांग के आधारित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। पिछले कई वर्षों में हमने देखा है कि कई योजनाएं वास्तविक व्यय बजट अनुमान से कम हो रही है। यह स्थिति विशेष रूप से आवास योजना और कुछ अन्य कार्यक्रमों में स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या ये योजना निर्माण और जमीन पर क्रियान्वयन के बीच में समन्वय की कुछ कम है क्या? सर, सबसे बड़ी जो योजना है उसके लिए मैं बात करना चाहूंगी, जो मनरेगा, जिसका नाम हमने रखा था यूपीए के कार्यकाल में, उसका नाम उन्होंने बदल दिया है। सर, मनरेगा जो है रोजगार हमी योजना के नाम पे पहले हमारे स्टेट में, महाराष्ट्र में लागू हुई थी। हमारे वीसा पागे साहब ने वो लागू कर दी थी, और यही योजना यूपीए के गवर्नमेंट में हमारे सोनिया जी के विजन से और मनमोहन सिंह के इंटरवेंशन से ये लागू यहाँ पे पूरे देश में हो गई। उसका नाम महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना ये कर दिया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, उसको समाप्त कर दिया और वीबी ग्रामजी, ये उन्होंने उसका योजना नया लागू कर दिया है। नाम बदल गया, संरचना बदल गई, प्रस्तुति बदल गई, परंतु क्या जमीन पर की स्थिति बदली क्या? यह मूल प्रश्न है कि जिसका उत्तर देश का ग्रामीण मजदूर जानना चाहता है। यहाँ फिर महात्मा गांधी का मैं जिक्र करूंगी, क्योंकि जब हम नीति बनाते हैं तो आपको किसी भी नीति को बनाते समय अब सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति का चेहरा याद करिएगा और फिर नीति बनाइएगा, ये गांधी जी ने कहा था। हमें पूछना चाहिए कि क्या यही नई व्यवस्था उस व्यक्ति के काम आ रही है कि नहीं। सरकार ने बड़े जोर शोर से घोषणा की कि अब 100 दिन नहीं, लेकिन 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी। सुनने में यह भी निर्णय ऐतिहासिक और उदार प्रतीत होता है, लेकिन आंकड़ों की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। पिछले 10 सालों में औसतन एक परिवार को केवल 48 दिन को रोजगार मिला है। ये स्टैटिस्टिकली मैं बता रही हूँ। इसका अर्थ यह है कि 100 दिन की जो वैधानिक गारंटी थी वो भी पूरी तरह से लागू नहीं हुई। जब 100 दिन की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू नहीं हुई तो 125 दिन का वायदा क्यों करते हो, जो वास्तविक सुधार नहीं है, वो है केवल एक घोषणा है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि बहुत कम परिवार ऐसे हैं कि जिन्हें 100 दिन का पूरा काम मिला। अधिकांश ग्रामीण परिवारों को आंशिक रोजगार ही मिला। अधिकांश ग्रामीण परिवारों को आंशिक रोजगार ही मिला। कई बार उन्हें काम मांगने के लिए भी इंतजार करना पड़ा। यदि मांग आधारित व्यवस्था को ही सीमित कर दिया जाए तो गारंटी का विस्तार केवल कागज पर ही रह जाएगा, यह मैं आपको बताना चाहती हूँ।
सबसे गंभीर प्रश्न बजटीय प्रावधान का है। वर्ष 2026-27 में पुराने मनरेगा के लिए मात्र 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। पिछले वर्ष के संशोधन के अनुमान से 66% कम है। यह कटौती केवल एक शंका नहीं बल्कि यह नीति का संकेत देती है। सरकार कहती है कि वीबी ग्राम जी जो 95.692 करोड़ रुपए हमने दिए गए हैं, लेकिन हमें यह भी देखना है कि नई व्यवस्था में 60-40 का अनुपात उन्होंने रखा है। केंद्र 60% देगा और राज्य 40% देगा। पूरा भार और सामग्री का लागत अधिकांश हिस्सा वहन पहले करती थी केंद्र सरकार, लेकिन अभी राज्यों को अधिक वित्तीय जिम्मेदारी उठानी होगी। ये वस्तुस्थिति है। देश के कई राज्य पहले से ही राजकोषीय दबाव में हैं। यदि उन्हें रोजगार योजना में अतिरिक्त संसाधन लगाने होंगे तो ये क्या वो सामाजिक योजनाओं में कटौती करेंगे या फिर वो काम की मांग की सीमित करने का प्रयास करेंगे? क्या यह रोजगार की गारंटी है या राज्य को वित्तीय दबाव में डालने की कोशिश है या रणनीति है? यही आपको समझना होगा। यदि कोई राज्य अपनी हिस्सेदारी समय पर नहीं दे पाए तो क्या मजदूरों को भुगतान रुकाएगा? इन प्रश्नों के जवाब मंत्री जी आपने देने चाहिए। रोजगार गारंटी कानून एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह अगर किसी को काम मांगने के लिए 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं उपलब्ध किया गया तो नहीं कराया गया तो बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य है और एक कानूनी तरतूद है। अगर आपको नहीं दे सकते हैं आप उनको काम तो, लेकिन ये प्रशासनिक नहीं लेकिन कानूनी अधिकार है। 2019 से 2025 तक सिर्फ बेरोजगारी भत्ते का 8% से भुगतान हुआ है। यह 25 और 26 में तो यह आंकड़ा सिर्फ 2% रहा है। इसका अर्थ यह है कि कानून में जो सुरक्षा दी गई है कामगारों को, मजदूरों को, वो सुरक्षा आगे देखी उन्होंने कर दी है। गरीब मजदूर के पास न तो लंबी कानून लड़ने की क्षमता है, न वह प्रशासनिक गलियारों में भटक सकते हैं। यदि गारंटी का उल्लंघन हो तो भत्ता न मिले तो कानून का यह बहुत बड़ा अवमूल्यन भी है। मजदूरी का दर का प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है सर। कई राज्यों में घोषित मजदूरी दर और वास्तविक भुगतान के बीच अंतर देखा गया है। कई घोषित दर 300 रुपए है तो कोई भुगतान उससे भी कम हुआ है। मजदूर की आय में यह अंतर उसके परिवार का भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है। इसके साथ ही मजदूरी दर की गणना आधार वर्ष 2009 से 10 उसके आधार पर आपने मजदूरी का दर निश्चित किया है, लेकिन महंगाई तो लगातार बढ़ती जा रही है। हम प्रतिदिन देखते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। यहाँ बैठ के भी हम समझ रहे हैं कि महंगाई का बहुत बड़ा हिस्सा हम उठा रहे हैं। सामग्री, खाद्यान्न, ईंधन, दैनिक उपभोग, ये सब वस्तुओं की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी है। यदि मजदूरी का दर महंगाई से अनुरूप संशोधित नहीं होगी तो वास्तविक आय घटती जाएगी। क्या यह न्यायसंगत है कि ग्रामीण मजदूर की मजदूरी पुरानी गणना के आधार पर रहे और जबकि बाजार की कीमतें वर्तमान के अनुसार बढ़ती रहे? भुगतान की देरी में और एक बड़ी समस्या है। कई बार मजदूरी की भुगतान निर्धारित समय से सीमा के अंदर नहीं होती है। तकनीकी कारण, राज्य की हिस्सेदारी में देरी या प्रशासनिक लापरवाही के कारण मजदूरों को सप्ताहों महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। जब मजदूर को समय पर भुगतान नहीं मिलेगा तो उसकी आजीविका पर संकट आएगा। रोजगार गारंटी का उद्देश्य यही था कि संकट के घड़ी में उनको मदद की मिल जाए और उनके परिवार को उनको राहत का हाथ मिल जाए। यदि भुगतान ही अनिश्चित रहे तो योजना का मूल उद्देश्य जो है वो ही पराभूत हो जाता है। सामाजिक अंकेक्षण की पारदर्शिता और जवाबदेही का आधार है। देश की लगभग 2.7 लाख ग्राम पंचायत में केवल 63% में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण हुआ है। इसका अर्थ यह है कि बड़ी संख्या में पंचायतों में कार्य की सार्वजनिक समीक्षा ही नहीं हुई है। सामाजिक अंकेक्षण केवल औपचारिकता नहीं बल्कि समुदाय की भागीदारी का माध्यम है, जिससे फर्जी जॉब कार्ड, अपूर्ण कार्य, भुगतान अनियमितता ये सब की पहचान होती है। यदि ये व्यवस्था ही कमजोर होगी तो पारदर्शिता का कमजोर होना स्वाभाविक है। प्रशासनिक क्षमता की स्थिति भी चिंताजनक है। एक पंचायत का सचिव सर औसतन 17 पंचायतों का कार्य देखता है। इतने बड़े दायरे में रिकॉर्ड का संधारण करना, मांग का पंजीकरण करना, कार्य आवंटन, मस्तर रोल प्रबंधन और सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी, ये कैसे प्रभावी ढंग से कर पाएंगे वो? जब जमीनी स्तर पे मानव संसाधन ही नहीं पर्याप्त है तो किसी योजना का कोई गुणवत्ता प्रभावित ही होने वाली है। सरकार कहती है
कि ये नया मिशन आजीविका उन्मुख होगा और परिसंपत्तियों को गुणवत्ता बेहतर होगी। यह उद्देश्य सराहनीय है, परंतु यदि मजदूरी समय पर नहीं मिलेगी, तो यदि बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा, यदि राज्यों को संसाधन संकट का सामना करना पड़ेगा, तो ये सामाजिक अंकेक्षण अधूरा रहेगा। तो केवल नाम बदलने से परिणाम बदलेंगे नहीं, वो वैसे ही रहेंगे। रोजगार गारंटी केवल बजटीय मदद नहीं है, यह ग्रामीण भारत के लिए सामाजिक सुरक्षा का स्तंभ है। यह कृषि संकट, सूखा, बाढ़ या आर्थिक मंदी के कारण सुरक्षा कवच का काम यह करता है। यदि इसे कमजोर कर दिया गया तो ग्रामीण असमानता और पलायन दोनों भी बढ़ेंगे। इसलिए आवश्यक है कि नई व्यवस्था में स्पष्ट वित्तीय आश्वासन दिया जाए, मजदूरी दर को महंगाई से जोड़ा जाए, बेरोजगारी भत्ता स्वतः भुगतान प्रणाली से जोड़ा जाए और सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य तथा नियमित बनाया जाए। राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डालने के बजाय सहकारी संघवाद की भावना से अगर संसाधन उपलब्ध कराया जाए तो अच्छा होगा। माननीय उपसभापति महोदय, रोजगार की गारंटी केवल शब्दों से नहीं बल्कि क्रियान्वयन से सिद्ध होती है। यदि सरकार वास्तव में ग्रामीण मजदूर के साथ खड़ी है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून की भावना और उद्देश्य दोनों सुरक्षित रहे। तभी यह कहा जा सकता है कि एक परिवर्तन का नाम केवल नाम का नहीं लेकिन बल्कि व्यवस्था का है। दूसरे में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ बोलना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये ग्रामीण का उद्देश्य केवल छत उपलब्ध कराना नहीं था, बल्कि ग्रामीण परिवारों को सम्मानजनक जीवन, सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करना था। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 4.15 करोड़ घर लक्ष्य निर्धारित किया था। दिसंबर 2025 तक आंकड़ों के अनुसार 70% घर पूरे हो सके हैं। इसका अर्थ 30% लक्ष्य अभी भी बाकी है। यह कोई छोटी संख्या नहीं है सर, बल्कि करोड़ों लोगों का जीवन से बड़ा जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। कई राज्यों में लक्ष्य और उपलब्धि के लिए बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है। कुछ राज्यों में उल्लेखनीय प्रगति की है, परंतु कई राज्य आधे लक्ष्य तक भी नहीं पहुंचे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि योजना से क्रियान्वयन का क्षेत्रीय असमानता है। यदि किसी राज्य में प्रशासनिक क्षमता मजबूत है, भूमि की उपलब्धता स्पष्ट है और वित्तीय प्रवाह नियमित है, तो वहां प्रगति तेज है। लेकिन जहां ये तत्व कमजोर है, वहां निर्माण की गति धीमी है। ऐसे में एक समान राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित कर देने का पर्याय उपलब्ध नहीं है, बल्कि राज्यों के भिन्न परिस्थितियों के अनुसार विशेष रणनीति बनानी चाहिए। वर्ष 26-27 में इस योजना के लिए 54,917 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग 69% अधिक है। पहली नजर में तो ये वृद्धि स्वागतार्ह लगती है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि 2025-26 में स्वीकृत बजट का लगभग 41% हिस्सा खर्च ही नहीं हुआ था। जब आवंटित धन का पूर्ण उपयोग ही नहीं हो पाया तो केवल बजट बढ़ा देने से क्या फायदा होगा। समस्या आवंटन की कमी है या क्रियान्वयन की बाधा है। यदि जमीनी स्तर पर भूमि की समस्याएं, लाभार्थियों की पहचान में देरी, तकनीकी स्वीकृतियों की जटिलता या किस्तों का भुगतान ये विलंब हो जाता है, तो संरचनात्मक समस्याओं को हल किए बिना बजट की वृद्धि सीमित प्रभाव ही डालेगी। अब मैं सहायता राशि के ऊपर सवाल पूछना चाहती हूँ। वर्तमान में एक घर निर्माण करने के लिए मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं, पहाड़ी तथा कठिन क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन यह राशि उस समय निर्धारित की गई थी जब निर्माण सामग्री की लागत अपेक्षाकृत कम थी। आज सीमेंट, सरिया, ईंट, रेत, श्रम की कीमतें, इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। परिवहन लागत भी बढ़ी है। ऐसे में इस राशि का अक्सर पूर्ण और गुणवत्तापूर्वक घर बनाने में अवसर आता है। परिणाम स्वरूप कोई लाभार्थी ये तो घर अधूरा छोड़ देते हैं या फिर अतिरिक्त कर्ज लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कुछ मामलों में तो घर का आकार छोटा करना पड़ता है या गुणवत्ता का समझौता करना पड़ता है। यह स्थिति योजना के मूल उद्देश्य से विपरीत है। संसदीय समिति ने, पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह सहायता राशि बढ़ाकर लगभग 4 लाख बनाने की उन्होंने सलाह दी है, लेकिन ये गंभीर और व्यावहारिक सुझाव है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो चरणबद्ध वृद्धि की योजना भी बनानी चाहिए। घर निर्माण की अवधि चिंता का विषय बन गया है। कई राज्यों में एक घर पूरा होने के लिए 297 डेज लगते हैं,
कुछ पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में ये अवधि 1 वर्ष से ज्यादा भी लगता है। देरी के प्रमुख कारणों में भूमि की अनअवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड, लाभार्थियों के अस्थायी प्रवास, प्रशासनिक स्वीकृतियों की देरी, ये सब तकनीकी सहायता की कमी, ये सब कारण उसमें शामिल है। भूमि का न होना ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अनेक पात्र परिवारों के पास स्वयं की भूमि नहीं है और ये भूमि विवाद में फंसी है। जो है वो राज्य सरकारों पर भूमि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है, परंतु व्यवहार में ये प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है। यदि भूमि आवंटन में महीनों लग जाते हैं तो निर्माण प्रारंभ कैसे हो जाएगा? ये क्या केंद्र और राज्य मिलकर भूमि बैंक की व्यवस्था, एक लैंड बैंक हो सकती है क्या? मंत्री जी, इसका भी आपने विचार करना चाहिए कि क्या केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर तो अगर लैंड बैंक कर दी तो उसमें उनको जमीन दी जा सकती है। भूमि ना होना ये तो समस्या है ही, लेकिन प्रवास का एक भी कारण है कि कई ग्रामीण परिवार रोजी रोटी के लिए अपना गांव छोड़ के शहर जाते हैं और शहर जाने के बाद वो जो प्रशासनिक देरी जो होती है, किस्तों का भुगतान की प्रगति से जुड़ा हुआ है। यदि पहली या दूसरी किस्त समय पर नहीं की जाती तो पूरा चक्र बाधित हो जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था है, लेकिन तकनीकी खामियों या सत्यापन में देरी के कारण भुगतान रुक जाती है। क्या भुगतान प्रणाली को अधिक सरल और समयबद्ध बनाया जा सकता है, ये भी सोचना है। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता की निगरानी भी आवश्यक है। यदि लक्ष्य केवल संख्या पूरी करने का हो तो निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। टिकाऊ, सुरक्षित और जलवायु अनुकूल घरों का निर्माण दीर्घकालिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। माननीय सर, आवास केवल ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं है, यह सामाजिक सुरक्षा, गरिमा और स्थिरता का प्रतीक है। यदि लक्ष्य अधूरा है, यदि बजट खर्च नहीं हो पा रहा है, यदि सहायता राशि अपर्याप्त है और यदि निर्माण में अनावश्यक देरी हो रही है तो ईमानदारी से स्वीकार करना होगा कि हमारे लिए सुधार की आवश्यकता है। ये हमने सबने मानना चाहिए। सरकार को चाहिए कि आवंटन बढ़ाने के साथ साथ क्रियान्वयन को भी बाधाओं को दूर करे, सहायता की राशि को यथार्थवादी बनाए, भूमि समस्या का संस्थागत समाधान निकाले और भुगतान प्रक्रिया को समयबद्ध तथा पारदर्शी बनाए। प्रधानमंत्री आवास योजना तभी ग्रामीण वास्तव में उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी जिसके लिए इसका प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये तो हमारे पूरे देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 8.3 लाख किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति दी गई और उनमें 94% सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। यह निस्संदेह उपलब्धि है, क्योंकि ग्रामीण संपर्कता से किसी भी क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास से आधारशिला होती है। सड़क बनाने से गांव बाजार से जुड़ता है, किसान अपनी उपज बेहतर दाम पर बेच सकता है, बच्चों के स्कूल तक पहुंचने के लिए आसान होता है और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समय पर पहुंचना संभव होता है। लेकिन केवल सड़क बनाना पर्याप्त नहीं है, उसकी गुणवत्ता और दीर्घकालीन रखरखाव भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर किए जाने वाले निरीक्षण 24% सड़कों का रखरखाव असंतोषजनक पाया गया। पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, आप तो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, जहाँ पे भूस्खलन होता है, पानी ज्यादा आता है, जिससे हमारे रास्ते खराब हो जाते हैं, सड़कें खराब हो जाती है। जैसे 2 साल में हिमाचल में इतनी बार बाढ़ आई, इतनी बार भूस्खलन हुआ, उससे हमारे पूरे रास्ते कुल्लू मनाली के सब रास्ते बह गए और बहुत लोगों को परेशानी हो गई। आपने टीवी पर भी देखा होगा। तो इसके लिए अलग से कुछ आपको आपदा का बोलते हैं, वहां जाके प्रधानमंत्री जी ने बोला भी था 1500 करोड़ हम देंगे, उसमें से 15 रुपए भी अभी तक नहीं आए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए मैं बोलना चाहूंगी, स्वयं सहायता बचत गट हमारे महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। SHG जिसको हम बोलते हैं, जिस SHG का उपयोग हमने यूपीए के कार्यकाल में शुरू किया था, जब हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, और SHG के माध्यम से महिलाएं कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं से राजनीति में आना शुरू हो गया। जो मैंने देखा है साउथ इंडिया में तो बहुत सारे प्रदेशों में जो महिलाओं ने मोटे काम, बड़े काम करना भी इस SHG से किया है। 92 लाख समूहों का गठन और 10 करोड़ परिवारों का जुड़ना निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा काम था। महिलाओं की भागीदारी ने सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में भी सकारात्मक प्रभाव डाला है, परंतु चुनौतियां भी गंभीर है।
ऋण वितरण में स्पष्ट क्षेत्रीय असमानता दिखाई देती है। दक्षिण और पूर्वी राज्यों में बैंकिंग नेटवर्क मजबूत है, लेकिन समूहों के अपेक्षाकृत अधिक ऋण उपलब्ध हुआ है, जबकि उत्तर और पश्चिम में कई राज्यों में यह प्रवाह बहुत सीमित रहा है। इसके अतिरिक्त केवल ऋण प्राप्ति तक सीमित रह जाते हैं। प्रशिक्षण की गुणवत्ता, वित्तीय साक्षरता, उद्यम प्रबंधन कौशल्य ये पर्याप्त नहीं होते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, जो सामाजिक सहायता का जो कार्यक्रम है इनका, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन में वर्तमान दर से 60 से 79 वर्ष आयु में केवल 200 रुपए प्रति माह और 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए 500 रुपए प्रति माह निर्धारित है। हमें ईमानदारी से यह सवाल हमें खुद को ही पूछना चाहिए कि आज की महंगाई में ये 200 रुपए और 500 रुपए पर्याप्त है क्या जिंदगी जीने के लिए? उनकी दवा है, उनका खाना पीना, ये सब इसमें कैसे हो जाएगा? इसके लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए। 200 रुपए मासिक सहायता प्रतीकात्मक हो सकती है, लेकिन व्यावहारिक होती नहीं है। इसके अतिरिक्त कार्यान्वयन की स्थिति भी भयंकर है, चिंताजनक है। कई राज्यों में पेंशन टाइम पे नहीं मिलती, कुछ राज्य में त्रैमासिक भुगतान होते हैं, कुछ राज्यों में तो वार्षिक भुगतान होती है। बेचारे बूढ़े लोग वेट करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। भूमि संसाधन में कि मैं बोलना चाहूंगी, डिजिटलाइजेशन जो कर रहे हैं उसमें कंप्यूटरीकरण और ऑनलाइन उपलब्धता की पारदर्शिकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, परंतु केवल पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल स्वरूप में डाल देना पर्याप्त नहीं है। जब तक जमीन का वास्तविक और अद्यतन पुनर्सर्वेक्षण नहीं होता है, तब तक सीमांकन संबंधी विवाद, स्वामित्व के टकराव और न्यायालयों में लंबित मामले सुलझ नहीं पाएंगे। सर, वाटरशेड के कार्यक्रम की स्थिति भी बहुत चिंताजनक है। कई वर्षों में लक्ष्य और उपलब्धि के बीच बड़ा अंतर रहा है। उपयोगिता के कई बार 50% से कम रही है। जल संधारण और भूमि सुधार जैसे दीर्घकालिक कार्यों में निरंतरता की आवश्यकता है। केवल बजटीय आवंटन बढ़ा देने से परिणाम नहीं आएंगे। राज्यों और स्थानिक संस्थानों को तकनीकी क्षमता, निगरानी तंत्र और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना, ये वो योजनाएं प्रभावी और टिकाऊ बन देंगे। मैं समापन करूंगी 1 मिनट में। ग्रामीण भारत केवल बजट की तालिकाओं के और प्रतिशत वृद्धि से संचालित नहीं होता। वहाँ खेत में खड़ा किसान है जो मौसम और बाजार दोनों की अनिश्चितता से जूझता रहता है। वहाँ दिहाड़ी मजदूर है जो रोजगार की गारंटी अपना परिवार का भरण पोषण करता है। वहाँ महिला स्वयं सहायता समूह है जो छोटे ऋण के माध्यम से आजीविका का नया रास्ता खोज रही है। वहाँ बुजुर्ग पेंशनधारी है जिसके लिए मासिक पेंशन ही सम्मानजनक जीवन का सहारा है। वहाँ भूमिहीन परिवार है जो आवास और रोजगार दोनों के लिए राज्य की नीतियों पर निर्भर है। यदि इन सभी समूहों को कमजोर किया जाएगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव डगमगा जाएगी। यदि रोजगार गारंटी योजना पर्याप्त संशोधनों के बिना चलेगी तो काम की मांग करने वालों को निराशा मिलेगी। यदि मजदूरी दर महंगाई के अनुरूप नहीं होगी तो वास्तविक आय घटेगी। यदि 15 दिन में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा तो कानून की गारंटी अर्थहीन हो जाएगी। यदि आवास योजना में सहायता राशि वास्तविक निर्माण लागत से कम होगी तो घर अधूरे रहेंगे, गरीब परिवार कर्ज के बोझ तले दबेगा। यदि वृद्धावस्था में पेंशन इतनी कम होगी कि दवा और भोजन भी ना आ सके तो सामाजिक सुरक्षा का क्या लक्ष्य होगा? हम ठोस कदमों से अपेक्षा करते हैं सरकार से। पहला, रोजगार गारंटी के लिए पर्याप्त केंद्रीय वित्तीय दायित्व सुनिश्चित किया जाए। राज्यों पर अत्यधिक बोझ न डाला जाए जिसमें वो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ताकि मांग आधारित रोजगार प्रणाली प्रभावी रहे। दूसरा, मजदूरी दर को प्रभावी महंगाई सूचकांक से जोड़ा जाए। जो मजदूरी का दर है वो महंगाई से जोड़ना चाहिए और आधार वर्ष को अद्यतन करना चाहिए। मजदूर की आय वास्तविक मजदूर की आय बाजार परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए। तीसरा, बेरोजगारी का भत्ता भुगतान से स्वचालित और अनिवार्य बनाया जाए। यदि काम उपलब्ध नहीं कराया जाता तो भत्ता बिना देरी के लाभार्थी के खाते में दिया जाए। चौथा, आवास सहायता में राशि को वर्तमान निर्माण लागत के अनुरूप बढ़ाया जाए और किस्तों के भुगतान के समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए ताकि निर्माण अधूरा न रहे। पांचवा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पर्याप्त वृद्धि की अपेक्षा है जिसमें भुगतान मासिक आधार पर नियमित रूप से हो, वृद्ध और कमजोर नागरिकों को प्रतीक्षा में न रखा जाए। छठा, ग्राम पंचायतों और संस्थागत क्षमता हो गया क्षमता सुदृढ़ की जाए। पर्याप्त मानवीय संसाधन, प्रशिक्षण और तकनीकी समर्थन उपलब्ध किया जाए। ग्रामीण भारत केवल घोषणाओं से नहीं बल्कि ठोस नीति, पर्याप्त संसाधन और
संवेदनशील प्रशासन की आवश्यकता है। यदि हम गांव को सशक्त करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यही समय है कि सरकार आंकड़ों से आगे बढ़कर